तो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई एजुकेशनल कोर्स कर रहे हो तो। क्योंकि चाहे आप डीएलएड का सिलेबस उठा लो या फिर बीएड का, दोनों का ही अगर आप सिलेबस उठाओगे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके इन कोर्स भी। और इसके अलावा अगर आप सीटेट का पेपर देना चाहते हो, सीटेट का चाहे वो पेपर 1 हो या 2 हो या फिर किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जो एजुकेशनल हो, जैसे बीएड का एंट्रेंस ले लो या फिर आप किसी भी अभी डीएलएड का ही एंट्रेंस ले लो। अब तो डीएलएड में भी एंट्रेंस होने लग गए हैं, तो जो भी एंट्रेंस है, चाहे वो केवीएस का हो चाहे वो DSSB का हो, तो जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वहाँ पर ना आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी से ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका जो टॉपिक है उसको एक बार अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर ले। जैसे जीन पियाजे हैं, आप किसी भी एजुकेशनल कोर्स में चले जाओ या किसी भी तरह का एजुकेशनल पेपर दे दो, आपको जो है ना पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो उसी तरीके से ये ब्लूम टैक्सोनॉमी भी है, तो इसको भी अपने माइंड में जो है ना एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन आता ही आता है और उसके बाद हमें लगता है कि पता नहीं हमने ये पढ़ा क्यों नहीं या क्या था, ये समझ ही नहीं आता। वैसे हिंदी में ही लिखा होता है या इंग्लिश में ही स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता ना, तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन में से उस ऑप्शन को ढूंढे जो ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इससे, सीधा सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिर अगर आपके कोर्स के अंदर बीएड के अंदर आपका सिलेबस के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी है तो वहाँ तो आपको आंसर भी बनाना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है हम एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो थोड़े हार्ड होते हैं या जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको हम क्लियर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो होगी MCQ वाली, तो उसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आप उसको भी ना सॉल्व ज़रूर करना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखो सीटेट एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं रह रहे, दिसंबर तक जो है ये लोग करा ही लेंगे। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको खूब बना के रखिए, अभी से स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार करके रखिए। जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि थोड़े मुश्किल हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्लियर कर लेने का टाइम जो है वो यही है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम इसको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और हिंदी में कहते हैं इसको ब्लूम की वर्गीकी। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्लूम ने एजुकेशन के सेक्टर में जो काम किया है वो काम उसका क्या है, वर्गीकरण को लेकर है, क्लासिफिकेशन है। बेसिकली ब्लूम ने जो है वो कुछ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काम जो है वो किया है। तो यहाँ पर जो काम है उसका वो है सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से जोड़ा है। हाँ जी, कि जो बच्चों को सिखाया जाता है या हम भी अपनी भी लाइफ को अगर हम ले लें तो हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसी को इसने क्या किया है, क्लासीफाई किया है कि किन स्टेप्स के माध्यम से हम उस उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा ब्लूम के बारे में कि ये कौन थे। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी सीटेट वगैरह में आ जाता है कि जो ब्लूम है वो कहाँ के थे या कहाँ उनका जन्म स्थान था, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अमेरिका में ही जन्मे थे। और इनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम, और इनकी जो बर्थ ईयर है वो 1913 से लेकर 1999 के बीच तक की है। तो ये डेट भी अपने माइंड में आप सेट रखेंगे। अब इसके बाद जो आ जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है उनकी बुक जो कि 1956 में रिलीज़ हुई थी। और इसी किताब में जो है इन्होंने ये सारा टैक्सोनॉमी या आप कह लीजिए जो वर्गीकी किया है, इन्होंने वर्गीकरण किया है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा इन्होंने इसी किताब के अंदर लिख दिया, जिसकी वजह से अब आपको इसको पढ़ना होता है। तो बुक का नाम ही है इनका टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के कौन कौन से वर्गीकरण हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण, देखिए जो ब्लूम है वो ये कहते हैं, बेंजामिन ब्लूम पूरा नाम है इनका, कि जो शिक्षण का प्रक्रिया है उसको इस तरीके से निर्माण करो ना, कि जो प्रोसेस है ना वो इस तरीके का होना चाहिए ना कि जो उद्देश्य है वो अपने आप ही प्राप्त हो जाए। तो रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, पढ़ो इस तरीके से कि रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये बात करते हैं
एट द एंड रिजल्ट ही नहीं बल्कि रास्ते की, जिस रास्ते से आपको होकर गुजरना है और मंजिल को पाना है। तो रियल लाइफ में भी यही होता है कि अगर हम अच्छा राह चुनते हैं तो हमें मंजिल भी ऑब्वियस सी बात है अच्छी ही मिलती हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है, अगर एक जैसा एक ही होता तो काफ़ी इजी होता हमारे लिए पढ़ना, लेकिन क्या करें, इन्होंने वर्गीकरण भी तीन टाइप से कर दिया। क्या किया, एक तो संज्ञानात्मक उद्देश्य कि अगर कॉग्निटिव उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो कौन कौन से स्टेप होंगे वो इन्होंने अलग बताया है। उसके बाद इन्होंने अफेक्टिव यानी भावात्मक उद्देश्य अगर प्राप्त करना है किसी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को तो उसके स्टेप्स अलग होंगे। और फिर आता है मनोशारीरिक उद्देश्य यानी साइकोमोटर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो उसके स्टेप्स अलग होंगे। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन तीनों में, या तीन है तो तीनों को अलग अलग पढ़ना और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं बताऊं जिसके बिना काम नहीं चलेगा तो वो पहला वाला है, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसका ये वाला वर्गीकरण पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेंशन ना लें, मैं इन तीनों का ही जो वर्गीकरण है वो स्टेप बाय स्टेप ईजिली कोशिश करूँगी समझाने की। आई होप आपको समझ भी आए, तो एक बार पढ़ें इसको और अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम संज्ञानात्मक उद्देश्य को। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसा कि इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ, पॉइंट्स देती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप खुद भी अपने माइंड में कुछ प्रोसेसिंग कर सकें, कुछ नए नए उदाहरण जो है वो सोच सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञानात्मक उद्देश्य, एक कॉग्निटिव उद्देश्य यहाँ पर प्राप्त करना होगा। तो बेंजामिन ब्लूम कहते हैं कि सबसे पहले अगर संज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करवाना है किसी को तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान, नॉलेज, किसी भी तरह का ज्ञान जो है वो आप बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर खुद उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जिसे कहते हैं बोध। अब बोध का मतलब यहाँ पर ये जो ज्ञान इंट्रोड्यूस कराया गया है उसके गुण दोष क्या है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्टेप के अंदर देखी जाती हैं। देन तब थर्ड नंबर पे इनका आता है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेबल। तो क्या होता है कि अब जो ज्ञान हमने दिया बच्चे को, इंट्रोड्यूस कराया, उसने उसका गुण दोष, अच्छा भला बुरा हर तरीके से उसका बोध लिया कि ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे करेंगे तो बुरा होगा। अब उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की, मतलब कि अब जो है उसका प्रयोग किया जाएगा उस ज्ञान का। देन उसके बाद आता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। अब एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि छोटे छोटे भागों में ज्ञान को जो है वो पढ़ा जाता है। अब छोटे छोटे भागों में पढ़ना ना इजी होता है, जैसे यूनिट होती है बड़ी सी, लेकिन अगर उसे पर टॉपिक पढ़ा जाए तो इजी हो जाता है पूरे यूनिट को पढ़ना। तो उसी तरीके से विश्लेषण के अंदर भी किया जाता है। फिर आता है आपका संश्लेषण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये 5वें नंबर पे आपको नंबर वाइज ध्यान रखना होगा। कई बार नंबर पे ही क्वेश्चन जो है वो बनकर आ जाता है। तो संश्लेषण में क्या होता है कि नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जैसे छोटे छोटे हिस्सों में जो ज्ञान सीखा गया है उसको कंबाइन करके पूरा ज्ञान जो है वो नवीन तरीके से सीख लिया जाता है कि अच्छा भी नई चीज़ जो है बच्चे के अंदर आ गई है। देन लास्ट में आता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि ये जो पूरा प्रोसेस किया गया, इसके बाद जो बच्चे को ज्ञान मिला है क्या उसने उस उद्देश्य को प्राप्त किया या नहीं, या किस हद तक प्राप्त किया, या फिर प्राप्त करने में क्या बाधाएं आई। तो ये सारे स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे किसी भी बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो इन जो टॉपिक्स को ना बहुत अच्छे से ध्यान, इन पॉइंट्स के बेस पे ही ना क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि किसी भी ना एक्सप्लेनेशन दिया होगा और फिर वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेप है, तो अगर आपको ये क्लियर होगा ना तो आप स्टेप को आसानी से खोज लोगे, ठीक है। और आप टेंशन ना लें, इस टॉपिक का MCQ प्रैक्टिस वाला वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आ जाते हैं सेकंड वाला जो है भावात्मक उद्देश्य, या फिर आप कह लीजिए इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी इसको कहते हैं। तो अब इसके अंदर इन्होंने क्या स्टेप्स बताए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुकरण। तो भावात्मक उद्देश्य के अंदर क्या आ जाता है, अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है, इमिटेट करना, नकल करना या किसी को देखकर सीखना। जैसे छोटा बच्चा अपने घर के अंदर मम्मी या पापा की नकल उतारता है या स्कूल के अंदर टीचर की नकल उतारता है, तो ये अनुकरण का जो है हिस्सा हो जाता है।
उसके बाद आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया में क्या होता है कि जैसे हमने इमिटेट कर लिया, अनुकरण कर लिया, तो अब जो बच्चा क्रिया करेगा ना उसको देखकर, वो है अनुक्रिया, मतलब बच्चे ने जो नकल की वो है अनुक्रिया। ठीक है, इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि मान लो किसी बच्चे को बर्थडे पर कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो कोई गिफ्ट लेने के बाद बच्चा क्या अनुक्रिया करता है, थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है ना, तो ये अनुक्रिया के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है अनुमूल्यन। अब अनुमूल्यन के अंदर क्या होता है कि जो अनुक्रिया उसने की या जो भी ज्ञान सीखा या फिर जो जिस भी चीज़ की नकल की, बच्चे ने जो चीज़ सीखी या देखी, वो ये सिद्ध करता है कि ये सफल हुआ या नहीं हुआ, ठीक से वो कर पाया या नहीं कर पाया, या फिर उसको पूरा एनालाइज करता है कि मैंने किया क्या या पापा ने क्या बोला था जो मैंने उसकी नकल की, है ना। इसके अंदर आप अगर एग्जाम्पल गिफ्ट वाला लो तो ये होगा कि जैसे बच्चे ने थैंक यू बोला अनुक्रिया के अंदर, तो फिर वो उस गिफ्ट को क्या करेगा ना, अनुमूल्यन करेगा, उस गिफ्ट को खोलेगा, उसको देखेगा कि वो कैसा गिफ्ट है। या हम भी ले लीजिए, हमें भी कोई गिफ्ट दे देता है तो हम अनुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद उस गिफ्ट को खोलते हैं, उसकी वैल्यूइंग करते हैं कि ये गिफ्ट महंगा है, सस्ता है, कैसा है, मेरे ज़रूरत के अकॉर्डिंग है या बस एवं ही है, इस तरीके से उसको पूरी तरीके से देना। फिर आता है आपका संप्रत्यय। अब संप्रत्यय के अंदर क्या हो जाता है आपका कि जो भी चीज़ हमें मिली है या जो अनुकरण हमने किया है उसको हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर गिफ्ट की बात करें तो जो गिफ्ट हमें मिला है वो उसे हम कहाँ पर रखेंगे, वो कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो जो ज्ञान हमने सीखा उसे कहाँ पर वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। फिर संगठन की बात करेंगे लास्ट में। तो संगठन में भी क्या होता है कि अब जो गिफ्ट है उसको हम एक अच्छी जगह पर देख कर रख देंगे, यानी संगठित कर देंगे। तो जो ज्ञान हमने सीखा या जो इमिटेट हमने किया, नकल हमने की, उतारी, उसका यूज़ कहाँ पर करना है इसको हम फिक्स कर लेंगे जगह को। देन फिर आता है चारित्रीकरण। अब चारित्रीकरण में क्या हो जाता है कि अब देखिए जैसे हमने गिफ्ट को एनालाइज कर लिया अच्छे से, सारे हमने उसको जगह पर रख भी दिया, ढूंढ कर फिक्स कर दी जगह जहाँ पर हमें उसे रखना है अच्छे से, और लास्ट में हम क्या करते हैं, चारित्रीकरण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मम्मी पापा का इमिटेट किया या बच्चे ने किया, या हमने कोई मूवी देखी या बच्चे ने कोई मूवी देखी, मूवी में देखा उसने एक गुंडा है और एक मतलब एक विलन है, एक हीरो है, दोनों को देखा, दोनों को इमिटेट किया, उसके डायलॉग्स याद किए। देन लास्ट में ना चारित्रीकरण में क्या होता है कि चरित्र का निर्माण किया जाता है। हम ये एनालाइज कर पाते हैं लास्ट में कि जो विलन है वो बैड कैरेक्टर है एंड जो हीरो है वो गुड कैरेक्टर है। उसी तरह अगर गिफ्ट वाला एग्जाम्पल लो तो जो गिफ्ट दिया है उसको एनालाइज करने के बाद हम बता पाएंगे कि जो गिफ्ट देने वाला है उसका चरित्र कैसा है। तो यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप जो है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखें, किसी के गिफ्ट देने से ये नहीं पता चलता कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। मे बी उसके पास पैसे ना हो तो वो सस्ता गिफ्ट दे देगा। तो बस ये समझने के लिए, इसको बिल्कुल ही एप्लीकेबल ना समझे, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये था भावात्मक उद्देश्य। अब आ जाइए मनोशारीरिक उद्देश्य। मनोशारीरिक यानी जो साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है उसका जो उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इसे क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब है कि इसमें हाथ पैरों को यूज़ करके क्रिया किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है उद्दीपन। तो स्टिमुलाई आपने सुना भी होगा, स्टिमुलस सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं। तो उद्दीपन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ या प्राइमरी चीज़ ऐसी जो आपको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ बुलाएगी। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है बहुत तेज और खाना है, तो जो भूख है ना आपका, वो आपका उद्दीपन है, स्टिमुलस है। भूख आपका उद्दीपन है, स्टार्ट हुआ है किसी काम को करने के लिए, आपको भूख उत्तेजित करेगी। फिर आता है कार्य करना। तो अब जो आपको भूख उत्पन्न हो चुकी है उसके लिए अब आप क्या करोगे, काम करोगे, कुछ ना कुछ खाना बनाओगे, आटा गूंदोगे, रोटी बनाओगे, कुछ तो करोगे। फिर आता है आपका नियंत्रण। तो नियंत्रण का क्या होता है यहाँ पे कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि चलो भूख शांत हो जाए या किसी और चीज़ से काम चल जाए बिना बनाए। तो इस तरीके से आप जो है ना थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आप आता है समन्वय। अब समन्वय में क्या होता है कि बैलेंस करनी होती है चीज़ को। बैलेंस कैसे करना होता है कि जो भूख लगी है आपको वो, और आप जो काम कर रहे हो, जैसे आपको पता है कि भूख बहुत तेज़ लगी है
तो तुरंत तो खाना नहीं मिल जाएगा ना, आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो उसके बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि थोड़ी देर आप भूख को शांत रख सको ताकि कुछ काम करो और फिर उसके बाद ही आप खाना खाओगे। या फिर आपको पता है कि 1 घंटे बाद ही खाना मिलेगा, तो आप खुद को कंट्रोल करोगे कि चल ठीक है 1 घंटे तक वेट कर लो, 1 घंटे बाद खाना तो मिलना ही है। तो बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अब क्या होता है स्वाभाविक, तो इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे थे ना, आप उससे बिल्कुल स्वाभाविक हो जाओगे। मतलब अब आप अच्छे से बैलेंस करना सीख गए हो। अब आपके लिए, आपको पता है कि आप स्कूल से आते हो तो 1 घंटा वेट करना है, फिर आपको खाना मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसको जो है स्वभाव में ले आओगे, अपने बिहेवियर में ले आओगे। फिर लास्ट में आ जाता है आदत। तो साइकोमोटर में आदत जो है वो लास्ट स्टेज होती है उद्देश्य को प्राप्त करने की। दैट मीन अब वो आपकी आदत में आ जाएगी। अब जब भी आप स्कूल से आओगे आपको बिल्कुल वेट ही नहीं करना कि खाना दें। आप खाने के लिए वेट नहीं करोगे, आपको पता है 1 घंटे बाद खाना मिलना है, तो आप अपनी बाकी की एक्टिविटी करोगे और जब टाइम हो जाएगा तो खाना आपको मिल जाएगा। तो फिर आपकी आदत जो है वो बन जाएगी उस तरीके से। तो ये पूरा जो है साइकोमोटर का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाएगा उसका वर्गीकरण था। अब ये तो हो गए टोटल 3 ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गीकरण। यही 3 वर्गीकरण उन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंदर लिखा है। एक चीज़ और है यहाँ पे समझने वाली, वो है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की। जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम की वो उन्होंने अपनी बुक में तो लिख दिया, लेकिन जब इनकी बुक छपी वो तो काफ़ी पुराना टाइम हो गया। तो अब जो न्यू टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत महसूस की गई। तो इसके लिए काम किया किसने, यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम ज़रूर याद रखना, एंडरसन और कृतवोल। एंडरसन और कृतवोल, तो ये 2 ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपने आप कुछ नहीं दिया, मतलब अपना कुछ नया नहीं लिखा, बल्कि जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उसी को रिवाइज किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, चेंज किया है और कुछ नए स्टेप्स जो हैं वो वहाँ पर जोड़े हैं। जैसे कि पहला स्टेप, अगर रिवाइज थ्योरी की बात करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी की रिवाइज थ्योरी की, तो यहाँ पर एंडरसन और कृतवोल ने सबसे पहले जो स्टेप बताया है वो है स्मरण। स्मरण में क्या आ जाएगा, मेमोराइज करना, जो भी ज्ञान हमने सीखा है उसको स्टोर करके रखना, संचित करके अपने माइंड में रखना। उसके बाद समझना। अब समझने में क्या आ जाएगा आपका कि जो ज्ञान स्टोर करके आपके माइंड में है उस ज्ञान का कब और कहाँ और किस तरीके से यूज़ करना है ये सीखना। ठीक है, उसके बाद आएगा लागू करना, कि अब हमें पता चल गया है कि कहाँ पे और कैसे लागू करना है, तो अब हम लागू कर देंगे उसको। देन बाद में हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे कि कितना सही रहा, कितना गलत रहा। इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे कि जहाँ पर गलती हुई उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्ट में जो आ जाता है आपका रचना। अब रचना का मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है नए ज्ञान को, कि जो गलतियाँ रही उनको नेक्स्ट टाइम जब सुधारना, बेटर करना हो तो कहाँ पर कौन सी चीज़ फिक्स की जा सकती है। तो इस तरीके से नवीन ज्ञान जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये था पूरा ऑल ओवर आपका ब्लूम का टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर ब्लूम का पूरा नाम, उनका बर्थ ईयर, डेथ ईयर, उनकी बुक का नाम, पब्लिश कब हुई और कहाँ के थे, कितने वर्गीकरण दिए, किस स्टेज पर काम किया है, उनकी बुक को रिवाइज किसने किया, उनके काम को रिवाइज किसने किया और नए स्टेप कौन से जोड़े, कौन से स्टेप में क्या काम किया जाता है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिएगा पिछली साल के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो सीटेट ए या KVS के या DSSB किसी के भी, तो आपको ब्लूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिल ही जाते होंगे। तो आप अब जो है ब्लूम का पूरा यहाँ पर टॉपिक क्लियर कर दिया गया है। तो आई होप आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पूरी समझ में आई होगी और इसकी MCQ वाली वीडियो बहुत जल्दी मैं रिलीज़ कर दूँगी, तो वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अभी आपको कमेंट में मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम, उनकी कौन सी बुक है जो रिलीज़ हुई जिसके अंदर उन्होंने अपनी ये टैक्सोनॉमी वाला काम जो है वो किया था। तो आपको बुक का नाम बताना है, प्लस ये भी बताना है कि वो बुक जो है वो पब्लिश कौन से ईयर में हुई थी।